हेलो। हाँ बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो है वो क्यूएससी की बात शुरू करते हैं। क्यूएससी में हम लोग बात करेंगे आरसीसी वर्क की। ठीक है ना? तो आज का ये हमारा पहला लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा काय के ऊपर? आरसीसी वर्क के ऊपर। आरसीसी वर्क क्या होता है ये आप लोग जानते हैं। कैसा जानते हैं? रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट वर्क इज यूजुअली एस्टिमेटेड अंडर 2 आइटम्स। नॉर्मली इसको 2 आइटम्स होते हैं। इसके कितने आइटम्स करते हैं? नॉर्मली 2 आइटम्स। कौन कौन से? पहले आइटम में क्या करते हैं? कंक्रीट वर्क, कंक्रीट वर्क, सेंटरिंग शटरिंग, सेंटरिंग शटरिंग, बाइंडिंग ऑफ स्टील बार्स इन पोजीशन, बाइंडिंग ऑफ स्टील बार्स इन पोजीशन। ये सब मिलाकर एक आइटम करते हैं। अभी हम इसके डिस्क्रिप्शन करते हैं। इसको नॉर्मली काय में मेजर करते हैं यहाँ पर? क्यूबिक मीटर में। ठीक है ना? और दूसरा आइटम कौन सा होता है? दूसरा आइटम होता है स्टील रीइंफोर्समेंट। स्टील रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट एंड इट्स बेंडिंग, एंड इट्स बेंडिंग, ये एक अलग आइटम है। ठीक है ना? तो स्टील में जितना लोहा खरीदा उसको पीसेस में काटना और मोड़ के रखना। ठीक है ना? जैसी भी आवश्यकता है, कॉलम के लिए, बीम के लिए, स्लैब के लिए, जैसी भी आवश्यकता है उसको उसके पीसेस में काटना और बेंडिंग करके रखना, एक आइटम। और दूसरे आइटम में क्या है? सेंटरिंग शटरिंग, बाइंडिंग ऑफ स्टील, जो काट के अपने लोहा रखा था उसको पोजीशन पर बांधना और उसकी कंक्रीटिंग करवाना। ठीक है ना? अब कंक्रीट वर्क तो आप क्यूबिक मीटर में मेज़र करते हैं। सेंटरिंग शटरिंग, कंक्रीट काय में मेज़र करते हैं आप? क्यूबिक मीटर में। सेंटरिंग शटरिंग, सेंटरिंग शटरिंग काय में मेज़र करते हैं आप? स्क्वायर मीटर में। और स्टील काय में करते हैं? स्टील करते हैं क्विंटल में। ठीक है ना? स्टील काय में मेज़र करते हैं? स्टील इज मेजर्ड इन क्विंटल। ठीक है ना? स्टील रीइंफोर्समेंट, अब हम खास तौर पे बात करेंगे काय की? स्टील रीइंफोर्समेंट की। स्टील रीइंफोर्समेंट की बात करेंगे। स्टील रीइंफोर्समेंट इज कैलकुलेटेड एज पर एक्चुअल रिक्वायरमेंट एज लेड इन पोजीशन। एज लेड इन पोजीशन मतलब जो आपको पोजीशन में रखना है। जैसे बीम है तो बीम में कैसे लोहे को रखना है। ठीक है ना? स्लैब है तो स्लैब में कैसे उसको रखना है। ठीक है ना? इंक्लूडिंग ओवरलैप्स, इंक्लूडिंग ओवरलैप्स। ओवरलैप का भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। हुक्स, क्रैंक्स एक्सेट्रा। ओवरलैप्स, ओवरलैप मतलब जब पीसेस आपका इतना लंबा बनाना है, इतना लंबा एक पीस नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर आपने जॉइंट करेंगे। हुक्स, हुक, हुक को बनाना पड़ेगा। हुक को ये दोनों एंड पर ये बनाते हैं, ऐसे इसको कहलाते हैं दीज आर दी हुक्स। तो इसके लिए अपने को क्या चाहिए रहेगी? डिटेल्ड ड्राइंग चाहिए रहेगी। इसके लिए क्या चाहिए रहेगी हमको? डिटेल्ड ड्राइंग। डिटेल्ड ड्राइंग में क्या मिल जाएगा हमको? स्टील के डिटेल्स चाहिए हमको। स्टील के डिटेल्स चाहिए कि कितने mm की डाया की बार यूज़ करी है, कितने mm की डाया है ना, और उसकी स्पेसिंग क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ हमको कहाँ मिलेगी? डिटेल्ड ड्राइंग में मिलेगी। ठीक है ना? तो डिटेल्ड ड्राइंग से हम क्या करेंगे? इसकी हम स्टील रिक्वायरमेंट निकालेंगे। ठीक है ना? अब डेंसिटी ऑफ स्टील आपको पता होना चाहिए।
डेंसिटी ऑफ स्टील, डेंसिटी ऑफ स्टील आपको पता होना चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ आपको। इट इज़ 78.5 क्विंटल्स पर क्यूबिक मीटर, पर क्यूबिक मीटर। अगर 1 क्यूबिक मीटर अगर स्टील है तो उसका वजन होगा 78.5 क्विंटल, ठीक है ना। द परसेंटेज ऑफ स्टील रिइंफोर्समेंट डिपेंड्स ऑन द डिज़ाइन ऑफ द स्ट्रक्चर। परसेंटेज ऑफ स्टील ये काय पर डिपेंड करता है, इसकी डिज़ाइन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब आरसीसी आप लोग पढ़ चुके हैं, QSC1 आप लोग पढ़ चुके हैं, तो इसके लिए हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। वैसे लिंटल एंड स्लैब्स में नॉर्मली 0.7 to 1% लेते हैं, ठीक है ना। बीम्स में 1 to 2% आप लेते रहे हैं। कॉलम्स में 1% to 5%, ठीक है ना। कॉलम्स में कितना लेते रहे हैं, 1 to 5%, ठीक है ना। स्लैब्स में कितना लेते रहे आप, 0.7 to 1%। हाँ, ये जो लोहा है, ये जैसे ये आपको ऐसी बीम बनानी है, इसके अंदर लोहा लगेगा। इस लोहे को घटाते नहीं है कंक्रीट के वॉल्यूम से, क्योंकि ये बहुत कम होता है, ये 1% 2% ऐसे ही होता है, तो इसको घटाते नहीं है। कंक्रीट की कैलकुलेशन तो पूरी कंक्रीट की कैलकुलेशन होगी, लोहे की कैलकुलेशन अलग से होगी, ठीक है ना। तो आरसीसी वर्क में आल्सो भी टेकन एज कंप्लीट वर्क। कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो होता है आरसीसी को कंप्लीट एक ही आइटम में करते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट में ऐसा देखा गया है कि कभी कभी क्या करते हैं, एक ही आइटम में करते हैं। इन क्यूबिक मीटर इंक्लूडिंग स्टील इन्फोर्समेंट एंड सेंटरिंग, शटरिंग, बैंडिंग ऑफ स्टील एंड रिक्वायर्ड शेप, प्लेसिंग एंड बाइंडिंग ऑफ स्टील विथ GI वार इन पोजिशन। एक ही आइटम, ठीक है ना। कभी कभी 2 आइटम में करते हैं, कभी कभी इसको 3 आइटम में भी करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अब हम बात कर लें आपकी इसकी आरसीसी वर्क एंड एट साइड कवर्स की बात कर लेते हैं। एंड कवर एंड साइड कवर। कवर क्या होते हैं, कवर्स से होता है लोहे के लगाने के बाद कुछ जगह छोड़नी पड़ती है। कहाँ पर, एंड्स में नीचे ऊपर सब तरफ की जगह छोड़नी पड़ती है, इसको कहते हैं कवर्स, ठीक है ना। साइड कवर जो साइड वाले कवर्स है ना, साइड कवर्स कितना लेते हैं, द साइड कवर्स मे बी टेकन एज 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर टू 5। ये काहे के लिए छोड़ते हैं, ताकि आपकी जो स्टील है वो एक्सपोज ना हो एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर से एक्सपोज ना हो, पानी गिरे तो पानी वानी इसके ऊपर ना लगे और ये पैक आपकी बनी रहे। इसलिए साइड कवर्स जो लगाते हैं वो नॉर्मली 4 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर लगाते हैं। और बॉटम एंड टॉप कवर्स may be taken as 1.2 centimeter to 1.2 centimeter to 2 centimeter for slabs। स्लैब में इतना लगाते हैं 1.2 से लेकर 2 सेंटीमीटर तक, एंड 2.5 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर फॉर बीम्स, ठीक है ना। ये साइड कवर्स कितना लगा, 4 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर। बॉटम एंड टॉप मतलब जो बीम है या जैसे ये स्लैब है, ये स्लैब में ये बॉटम कवर, तो ये लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर, बीम स्लैब में लगाएंगे 1.2 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर, और बीम्स में लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है ना। कवर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कवर्स का प्रोविज़न आपको लेके चलना पड़ेगा डिज़ाइन में, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन हुक्स की। हुक्स कैसे होते हैं।
हुक्स मतलब ये जो बताया ना, ये जो लोहे को मोड़ते हैं एंड्स पर, दीज आर कॉल्ड हुक्स। अब इसका आपको एंगल दिया होगा, जैसे 45 डिग्री दिया है, फॉर 45 डिग्री नहीं बेंट, अभी हुक, अगर ये हुक है तो हुक की लंबाई कितनी होगी, हुक की लंबाई कितनी होगी, ये जो होती है ये 4D और ये 4D, इसकी हाइट 4D और ये 4D, ठीक है ना। तो कितना हो गया, द लेंथ ऑफ वन हुक एंड क्रैंक बेंट अप इज द लेंथ ऑफ वन हुक मे बी टेकन एज 9 डाया, लेंथ ऑफ वन हुक is taken as 9 times डाया, 9 टाइम्स डाया ऑफ द बार, जितना भी डायामीटर है। एक्चुअली ये 4D और ये 4D कहलाता है ना। और जो बैंड मोड़ने में जो दिया, जो फिर से देख लीजिए, ये जितना मोड़ के आया पोर्शन ये 4D और ये वाला पोर्शन 4D, और बेंट अप में 1D गया, तो कितना हो गया यहाँ से एक्स्ट्रा लंबाई कितनी हो गई, 9D। आपकी 9D क्या हो गई, एक्स्ट्रा लेंथ। ये एक्स्ट्रा लेंथ काहे के लिए हुई, ये हुक डालने के लिए हुई, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ हुक डाला है तो 18D बोथ साइड, अगर दोनों साइड हुक डाला है तो ये कितनी हो गई 18D। और L लंबाई थी, L लंबाई आपकी पहले से थी, ठीक है ना। तो ये अगर L थी तो यहाँ पर 9D बढ़ गए, यहाँ 9D बढ़ गए, तो L प्लस 18D, L प्लस 18D की आपको स्टील चाहिए, ठीक है ना। हुक्स के समेत, हुक्स के समेत आपको कितनी चाहिए, L प्लस 18D, ठीक। अब बात कर ले बेंट अप बार की। बेंट अप बार, बेंट अप बार आपने डिज़ाइंस में आरसीसी में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिव बेंट अप, ठीक है ना। स्लैब में भी ऐसा ना, एक बार आपकी सीधी सीधी जा रही है तो दूसरी बार आपको मोड़ के जा रही है। अब ये मोड़ के जा रही है तो ये थोड़ी सी लंबी होगी, थोड़ी सी ये बार सीधी सीधी जा रही है, इसको मोड़ के जा रही है, तो कितनी लंबी एक्स्ट्रा बढ़ेगी ये भी आपको मालूम होना चाहिए, तब तो आप बता पाएंगे कि कितने लंबे टुकड़े काटो, कैसे मोड़ो, ठीक है ना। तो अब अगर समझ लीजिए, ये आपको 45 डिग्री पर बेंड करना है, 45 डिग्री क्रैंक्ड, 45 डिग्री पर मोड़ना है, ठीक है ना। बेंट अप बार बेंड कितने पे करना है आपको, 45 डिग्री पर। तो कैसा होगा, ये बार सीधी सीधी थी, अब क्या करना है आपको, लंबी तो यही चाहिए लेकिन अब हमको ऐसी शेप में चाहिए, ठीक है। तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री। अब कितनी लंबी बढ़ गई, पहले सीधी सीधी जाती थी, इतनी जाती, अब इतनी लंबाई जा रही है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का जो डिफरेंस होगा वो इतनी एक्स्ट्रा लेंथ हो गई। हाइपोटेन्यूज डालनी पड़ रही है, और अगर आप नहीं डालते तो सीधी सीधी डालते तो इतनी में काम हो जाता। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी हुई, एक्स्ट्रा लेंथ कितनी हुई, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज अगर ये 45 डिग्री है और ये D है, ये क्या है D, तो कितना हो गया, ये D है, यहाँ से यहाँ तक इस दोनों बीच के रॉड्स के बीच में डिफरेंस, तो हो गया हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, D अपॉन साइन 45 माइनस D, ठीक है ना। ये D है तो ये भी D होगा, 45 डिग्री tan 45 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अगर D कॉमन लिया आपने तो 1 अपॉन साइन 45 की वैल्यू रख दी -1, दैट इज इक्वल्स टू 0.42D। इसको हम 0.45D अप्रॉक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर एक साइड बेंट किया है तो कितनी एक्स्ट्रा चाहिए, 0.45D चाहिए, ठीक है ना। और अगर दोनों तरफ किया है तो फॉर 2 बेंड्स
टू बेंट अप्स। एडिशनल लेंथ कितनी चाहिए? एडिशनल लेंथ कितनी चाहिए? एक के लिए चाहिए तो 0.45, दो के लिए कितनी लगेगी? 0.90 डी। यहाँ पर डी क्या है? डी इज द वर्टिकल डिस्टेंस। डी क्या है यहाँ पर? वर्टिकल, ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द upper and lower arms, upper and lower arms of the bent up bar, जो बार बेंट करिए ना, ये बार ऐसी बेंट करिए तो इसके सेंटर से इसका सेंटर डी पर रहेगा, विच इज इक्वल टू टोटल डेप्थ ऑफ द बीम माइनस द बॉटम एंड टॉप कवर्स। ये निकालना है। तो यहाँ भी कवर होगा, यहाँ पर भी कवर होगा, यहाँ पर भी कवर होगा, यहाँ पर भी कवर होगा। तो आप ये कैसे निकाल लेंगे? टोटल डेप्थ माइनस बॉटम एंड टॉप कवर्स, बॉटम एंड टॉप कवर्स। ठीक है ना? इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है ना? अब मान लीजिए 45 डिग्री ना होकर बेंट अप कितने पे है? 30 डिग्री पर है। फॉर 30 डिग्री क्रैंक्ड, NKED क्रैंक्ड और बेंट अप कितने डिग्री पर है? ये 30 डिग्री पर है। ठीक है ना? ये कितना डिग्री पर है? 30 डिग्री पर। तो वही बात होगी कि एक्स्ट्रा लेंथ निकालनी पड़ेगी अपने को। अगर बार सीधी सीधी होती तो इतनी लंबी होती, अब ये सीधी लंबाई तो इतनी हो गई बेस, और लंबाई कितनी हो गई? हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू ये डी है, ये ट्राइंगल में ये डी है, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो गई? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन साइन का, तो डी अपॉन साइन 30। तो ये हो गया साइन 30 इज 1/2, दैट इज 2d। और बेस कितनी हो गई? बेस परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन टेंजेंट का, d अपॉन टेंजेंट 30, दैट इज इक्वल्स टू 1.73 d। तो एक्स्ट्रा लेंथ कितनी हो गई? एक्स्ट्रा लेंथ कितनी हो गई? 2d माइनस 1.73 d, दैट इज इक्वल्स टू 0.27 t। से इसको करते हैं अपन प्रैक्टिस में 0.30 d। अगर बोथ साइड क्रैंक है तो बोथ साइड, इस तरफ भी क्रैंक है इस तरफ भी क्रैंक है, बेंट अप दोनों तरफ है, तो कितनी एक्स्ट्रा लेंथ हो गई? तो एक्स्ट्रा लेंथ हम जो लेंगे 2 इंटू 0.30 d, दैट इज इक्वल्स टू 0.60 d। ठीक है ना? इस तरह हम बार्स की लंबाई निकाल सकते हैं कि बेंट अप करने में कितनी एक्स्ट्रा लग रही है, हुक्स में कितनी एक्स्ट्रा लग रही है, तो कितने लंबे लंबे पीस हमको कटवाने पड़ेंगे। ठीक है ना? और ये ऐसे पीस, सीधे वाले पीस कितने चाहिए, मुड़े हुए वाले पीस कितने चाहिए, और तरह तरह के रीइंफोर्समेंट डिटेल्स हम इससे ड्राइंग देखकर निकाल सकते हैं। अब ये सब अपन ने निकाल लिए। इसके बाद जो है आपको शेड्यूल ऑफ बार्स बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? शेड्यूल ऑफ बार्स। शेड्यूल ऑफ बार्स में आप सब डिटेलिंग करते हैं। क्या करते हैं? सब डिटेलिंग करते हैं। शेड्यूल ऑफ बार्स क्या होता है? शेड्यूल ऑफ बार इज ए लिस्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट बार्स इन ए टेबुलर फॉर्म
फ्रॉम गिविंग द पर्टिकुलर्स ऑफ द बार, पर्टिकुलर्स देने पड़ेंगे कि कौन सी बार की बात कर रहे हो आप, मेन बार की बात कर रहे हो कि आप कौन सी बार की बात कर रहे हो। शेप ऑफ बेंडिंग, शेप देना पड़ेगा, उसका आपको स्केच देना पड़ेगा, स्केच देना पड़ेगा, और लेंथ देनी पड़ेगी, लेंथ भी देनी पड़ेगी, और टोटल वेट भी देना पड़ेगा, टोटल वेट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेंथ ऑफ बार, टोटल वेट। फॉर ईच टाइप ऑफ आरसीसी वर्क ए शेड्यूल ऑफ बार इज यूजुअली प्रिपेयर्ड। तो आरसीसी में हमको शेड्यूल ऑफ बार्स आपको बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल ऑफ बार्स में क्या क्या बनाएंगे आप, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ बार्स, यहाँ पर आप डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। मेन बार है कि कहाँ पर बेंट अप है कि सीधी है कि कैसी है, ठीक है ना। इसका शेप, इसका शेप कैसा है, शेप ऑफ बेंडिंग, और इसकी क्या पर आपको डायमेंशंस देनी पड़ेंगी, डायमेंशंस देनी पड़ेंगी। यहाँ पर डायमेंशंस देने के बाद आपको लेंथ देनी पड़ेगी, लेंथ ऑफ ईच इन मीटर। यूनिट आप बदल सकते हैं, नंबर कितनी बार की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे बीम है 10 लग रही हैं कि 20 लग रही हैं कि 25 लग रही हैं, जो आपको नंबर्स देने पड़ेंगे। टोटल लेंथ, टोटल लेंथ देनी पड़ेगी मीटर में, ठीक है ना, और आपको वेट देना पड़ेगा। शेड्यूल ऑफ बार्स एक टेबल है जिसमें कि आप सारे रीइंफोर्समेंट को आप डिटेल में समझाते हैं। जैसे आपकी ये सी नंबर और लिख लेना यहाँ पर, है ना। अपना नंबर 1 आपने क्या किया, मेन स्ट्रेट बार, मेन स्ट्रेट, मेन स्ट्रेट बार कैसी, आपकी समझ लीजिए 12 mm डाया की है, ठीक है ना। तो आपको कैसी चाहिए मेन बार, ऐसी चाहिए, स्ट्रेट वाली बात। तो आपको लंबाई देनी पड़ेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लंबाई है, जैसे मान लीजिए 322 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हुक वुक जोड़ के इसकी लंबाई आपको देनी पड़ेगी टोटल 3.44, ठीक है ना। तो कितनी लंबी आप कितने नंबर गिनती के, जैसे समझ लीजिए 27 चाहिए आपको, 27 गुणा 10, तो टोटल लेंथ आपको चाहिए 92.88 मीटर, इसका जो वजन है इस तरह। फिर दूसरी बार आपको कैसी चाहिए, मुड़ी हुई चाहिए, ऐसी चाहिए। तीसरी बार आपको कैसी चाहिए, जैसी भी चाहिए, ये सब आपको बतानी पड़ेंगी, है ना। ऐसी चाहिए, ऐसी, सब बार के हर एक बार के बारे में पूरा डिटेल आपको लिखना पड़ेगा, कितनी तरीके की स्टील आप यूज इसमें कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड शेड्यूल ऑफ बार्स, ठीक है। पहले आप एस्टीमेट निकालिए, फिर उसके बाद आप इसका शेड्यूल बनाइए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है ना। तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी रहिए, ठीक है। और अपना बहुत ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, ठीक है ना। चलते हैं फिर, ओके बाय, टेक केयर।